मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को केशव दास की संवाद योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं केशव दास जी, इनके काव्य की महत्वपूर्ण जो विशेषता है, इनके काव्य में संवाद योजना। क्योंकि काव्य के अंतर्गत खंड काव्य, प्रबंध काव्य पर किसी के काव्य में से संवाद योजना नहीं है। एकमात्र केशव दास ही ऐसे रीतिकाल के कवि हैं इनके काव्य में संवाद योजना। इस प्रकार से कोई नाटक है, नाटक के अंतर्गत जो पात्र आपस में बातचीत करते हैं, वैसे ही इनके काव्य के अंतर्गत संवाद योजना है, जो कि पात्र जैसे कि आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं या संवाद कर रहे हैं। दो पात्र आपस में बातचीत करते हैं, ऐसे संवाद योजना केशव दास के काव्य के अंतर्गत मिलती है। तो हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। संवाद का अर्थ। संवाद का अर्थ है सम प्लस वाद। सम अर्थात समान या उचित, और वाद का मतलब वार्तालाप, बोलना, बातचीत। अगर हम इसको शाब्दिक दृष्टि से देखें तो दो पात्रों के बीच उचित बातचीत होना ही संवाद है। अर्थात दो पात्र मिलकर के आपस में जो बातें करते हैं उसे संवाद कहते हैं। या दो लोग बात कर रहे हों, को उचित बात कर रहे हो किसी विषय पर, तो उसे संवाद करते हैं, प्रत्युत्तर करते हैं। एक बात करता है तो एक सुनता है, सुनने के बाद उसका उत्तर देता है, या आपस में कोई विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी योजना केशव दास के काव्य के अंतर्गत देखने को मिलती है। केशव दास के काव्य के अंतर्गत जो संवाद योजना है, जो निम्न प्रकार से हैं। केशव दास की संवाद योजना निम्नानुसार है। ध्यान से सुनिए। नंबर 1, पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। पात्रानुकूलता यानी जो पात्र होते हैं वो उनके मनोभावों के अनुकूल अपनी अभिव्यंजना प्रस्तुत करते हैं, यानी बात करते हैं। जैसे कि अंगद है तो अंगद के अनुसार ही एक दूत बन करके गया, तो एक दूत के अनुसार ही वहाँ पर अपने मनोभावों को प्रस्तुत करता है। अपने मनोभावों की जो बात है, अपने मन की जो बात है, वो एक दूत के अनुसार ही कहता है। तो पात्रानुकूलता यानी पात्र, जिस पात्र का जैसा पात्र है वो अपनी उसी पात्र के अनुरूप बातचीत करता है, अपने मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। दूसरी बात, प्रत्युन्मति अर्थात है बात में से बात निकाल कर तुरंत अकाट्य उत्तर देना। कहने मतलब कोई बात रखी, उस बात में से को तुरंत कोई बात निकाली और ऐसा उत्तर दिया कि उसका कोई सामने वाले के पास में कोई जवाब नहीं, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। तो ऐसे बात करने का जो तरीका है, बात कहने का जो शैली है, वो केशव दास ने इसमें महारथी हासिल की है। आपको बात के अंदर ऐसी बात निकालता है, उसका ऐसा उत्तर देता है, ऐसा जवाब देता है, अब सामने वाले के पास में बोलने को जगह नहीं होती, बोल नहीं पाता, कोई उत्तर दे नहीं पाता। तो ऐसी जो विशिष्टता अगर मिलती है तो केशव दास के संवाद योजना के अंतर्गत केवल केशव दास के काव्य में मिलती है। नंबर 3, व्यंग और वैचित्र्यपूर्ण संवाद। जब बात करते हैं दो पात्र तो एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं, बड़ी वैचित्र्यपूर्ण। जैसे कि अंगद रावण से संवाद करता है तो कहता है कि तू कौन, तो उसका उत्तर देता है कि मैं वो जिसको कि रावण को कांख में रखा था, साथ में खेला था। तो ऐसे जवाब देना, ऐसे बात करना, ऐसे वैचित्र्यपूर्ण बातें अपनाना, जिससे कि सामने वाले के ऊपर व्यंग, और व्यंग भी ऐसे कैसे हैं जो विचित्रतापूर्ण, सामने वाले को बोलना का मौका नहीं, सामने वाले का जवाब
उत्तर देना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी संवाद योजना व्यंग के रूप में, एक कसे हुए, एक मंजे हुए वाक्यों के रूप में और कविता के रूप में कहना केशवदास की कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। नंबर 4, कूटनीति एवं राजनीतिक दावपेच। क्योंकि राजनीति के अंदर श्याम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ चलती है, तो कि कूटनीतिज्ञ किस प्रकार से अपनी कूटनीति के आधार पर अपने राज्य का विस्तार कर लेता है, किस प्रकार से राजनीतिक दावपेच से पेश करता है और कैसे अपनी विजेता वहाँ पर हासिल करता है, अपनी जीत हासिल कर लेता है। तो अपने सारे दाव पेच कूटनीति कैसे कैसे होनी चाहिए, किस प्रकार से अपनानी चाहिए और कहाँ पर कैसे बात करनी चाहिए, इसका भान केशवदास जी को था अच्छी तरह से। और क्योंकि केशवदास जी तो एक संवाद, एक दरबारी कवि थे, राज दरबारी थे और मित्रवत थे राजा के, और राजा भी इनसे सलाह मशवरा लिया करते थे। अतः कूटनीति की सारी कूटनीतिज्ञ चाणक्य के जैसे इनके अंतर्गत कूट कूट कर भरी थी और राजनीति के दांव पे सारे इनको आते थे। इसलिए इनके जो काव्य हैं उसके अंदर संवादों के अंतर्गत ये कूटनीति एवं राजनीतिक दांव पेचों के संवाद के अंतर्गत मिल जाते हैं। नंबर 5, शिष्टाचार मर्यादा राजनीतिज्ञता। ध्यान रहे कि इसके काव्य के अंदर राजनीति थी, व्यंग थे, सब कुछ था, लेकिन शिष्टाचार नहीं खोया, मर्यादा को भंग नहीं किया। नीति थी, उस नीति का पूरा उन्होंने पालन किया, अवज्ञा नहीं की। शिष्टाचार जो था, आदर था, मर्यादा थी, मान सम्मान था, उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा। इनके जो पात्र आपस में बातें करते हैं, तो जो पात्र जिस का रोल अदा करता है, जिसका अभिनय करता है, उस अभिनय को वह उस पात्र के अनुकूल बात करता है, उस मर्यादा को भंग नहीं करता, मर्यादा का पालन करता है। चाहे रावण हो, चाहे अंगद हो, चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, कोई भी हो, जिनके पात्र हैं आपस में मर्यादा में रहकर के बातें करते हैं। शिष्टाचार यानी बोलचाल का जो तरीका, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, वो शिष्टाचार उन्होंने अपना कर रखा। नीति, क्या नीति कहती है, नीति के अनुसार क्या होना चाहिए, उसका भी केशवदास ने पूरा ध्यान रखा। नंबर 6, अभिनयात्मकता एवं नाटकीयता। इनके काव्य के अंतर्गत जो जैसे कि नाटक होता है, उस नाटक के अंतर्गत मंच के ऊपर आकर कोई पात्र अपनी बात कहता है, अभिनय करता है, उसी प्रकार से इनके काव्य के अंतर्गत इनके जो पात्र हैं वैसे अभिनय करते हैं, ऐसे बोलते हैं। अब जैसे कोई पात्र मंच के ऊपर अपने कर ही रहा है, आपस में से बातें कर रहा है, और नाटकीयता ऐसे प्रकार से कर रहा है कि इसको देख करके व्यक्ति या सुन करके व्यक्ति वैसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कि एक मंच के ऊपर करते हैं। तो अभिनेता का जो विशेषता है इनके काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। अगर इनके पात्र आपस में ऐसे इस रूप में बातें कर रहे हैं जैसे कोई अभिनय कर रहे हो मंच के ऊपर। नंबर 7, व्यवहारिकता, व्यवहारिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग। क्योंकि जो अभी संवाद योजना के अंतर्गत तो भाषा वह होनी चाहिए जो लोगों के समझ में आनी चाहिए, सरल हो, सहज हो, सहजग्राही हो, बोलचाल की भाषा हो। तो इसकी जो संवादों की भाषा है केशवदास के, वो भाषा बड़ी सहज, व्यवहारिक, जो व्यवहार के रूप में काम में ली जाती है, आम लोग उसको समझ सकते हैं। ऐसे बोलचाल की भाषा, जो ऐसे बोलचाल के व्यवहारिक भाषा, वही भाषा लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है, वही एक अच्छी भाषा होती है जिससे कि लोगों की समझ में आ जाए, जो कि लोग समझ जाएं अब वास्तव में इस नाटक के अंतर्गत या इस काव्य के अंतर्गत किस बात को समझाया गया, किस बात को कहा गया, क्या संदेश दिया गया।
इससे क्या सीख मिलती है? पर कब? जब वह उस भाषा को समझ जाएंगे, भाषा उनकी समझ में आएगी, तभी उसका उनके पास निष्कर्ष पहुंचेगा कि वाह, इसके अंतर्गत ये बात कही गई थी और इसी सटीक भाषा में कही गई थी जो लोगों के आराम से समझ में आती। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से केशवदास की भाषा एक सहज व्यवहारिक व्यवहार में प्रयोग में लाई गई भाषा है। वैसे देखा जाए तो केशव की जो काव्य दृष्टि की जो भाषा है, काव्य भाषा है, वो संस्कृत में निष्ठ तत्सम शब्दावली रूप लिए हुए बड़ी कठोर क्लिष्ट भाषा, परंतु इनकी जो सम्वाद योजनाएं हैं, सम्मान के अंतर्गत जो भाषा पाई गई है, बड़ी बोलचाल की सहज और हृदयग्राही भाषा है, जो सहजता से ही व्यक्ति आसानी से समझ सकें और उसका अर्थ लगा सकें। धन्यवाद।